सो ईएमटी लेक्चर 1 से शुरू करते हैं। पहले थोड़ा सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो उसके पहले और कुछ बिल्कुल ही बेसिक देखते हैं कि हम यहाँ पे पढ़ना क्या चाह रहे हैं। तो सपोज ये एक चार्ज है, दिस इज अ चार्ज क्यू। ओके, अब ये दो तरीके से हो सकता है, या तो स्टेशनरी हो सकता है या मूविंग हो सकता है। अगर स्टेशनरी है, रुका हुआ है, तो ये फिर अपने अराउंड, अगर एक चार्ज रखा है तो उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। ये सबको पता होना चाहिए, क्लास 12th में भी ये पढ़ते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी और वो जो लॉ एसोसिएटेड होता है उसके अराउंड, तो वो हमारा गॉस लॉ है। तो पहली बात तो ये हो गई। अगर एक चार्ज मूविंग है, अगर एक मूविंग चार्ज है, मतलब चार्ज है उसके अराउंड, ये तो है ही, और वो मूव कर रहा है, ओके, तो वो अपने अराउंड या फिर एक करंट को जनरेट करता है। ओके, मतलब मूविंग चार्ज तो करंट को जनरेट करता ही है। मूविंग चार्ज मतलब एक वायर है, ये वायर है, और वायर में जैसे जैसे चार्ज फ्लो होगा तो वैसे ही करंट हमारा ये फ्लो होगी। तो ये चीज़ है, तो करंट तो करता ही है, बट वो दो तरीके से कर सकता है। अगर हमारा चार्ज मूविंग वो स्टैटिक है, ओके, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को, मतलब करंट अगर स्टैटिक है, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड को अपने अराउंड जनरेट करेगा। मतलब ये जो करंट है जब ये मूव करता है तो इसके अराउंड हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होती जाती है। तो ये चीज़ है। तो एम्पेयर्स लॉ के अराउंड इसको पढ़ते हैं उसके अंदर। तो ये बात हो गई। अगर हमारा करंट स्टैटिक है और वही करंट अगर हमारी टाइम वेरिंग है, ओके, मतलब ये स्टैटिक किसके रिगार्डिंग बोल रहे हैं, टाइम के रिगार्डिंग बोल रहे हैं। ओके, रिगार्डिंग टाइम, ये मेन चीज़ है समझने वाली। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा कि स्टैटिक का क्या मतलब है, टाइम के रिगार्डिंग। और टाइम अगर वेरिंग है तो वो ईएम वेव को जनरेट करती है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को भी और मैग्नेटिक फील्ड को भी। ओके, तो ईएम वेव को हम पढ़ते हैं मैक्सवेल लॉज या मैक्सवेल इक्वेशन के अंदर। ओके, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, मैक्सवेल इक्वेशन, जब ईएम वेव है, एम्पियर्स लॉ और गॉस लॉ, ये तीन लॉ यहाँ निकले। अब इसी जो हमने ईएम वेव जनरेट करी, तो यहीं से हमारा यूनिट्स शुरू होती हैं। पहले देखेंगे कैसे कैसे। फिर ईएम वेव जनरेट करी, उसको हमने एक ट्रांसमिशन लाइन से ट्रांसमिट किया। तो ट्रांसमिशन लाइन जो कि वेव गाइड है, ओएफसी, अलग अलग तरीके की हैं, उससे ट्रांसमिट किया और उसको ट्रांसमिट करके कहाँ लेके आए, एंटीना के पास लेके आए। अब एंटीना क्या करेगा, एंटीना उस वेव को, ईएम वेव को उठा के सराउंडिंग में भेज देगा, इस तरीके से सराउंडिंग में भेज देगा। अब जो एंटीना वेव्स को ट्रांसमिट करेगा तो वो किस तरीके की वेव्स होंगी, वो यूनिफॉर्म प्लेन वेव्स होंगी। तो इसी पूरे ये जो पूरा एक साइकिल टाइप का बना है, यहाँ से शुरू हो के, चार्ज से शुरू हो के यहाँ तक गया है, इसमें हमारे पूरा ईएमटी कवर हो गया है। ये कहने की अच्छी बात है। सो अगर बात करें सबसे पहले बेसिक जो है वो हमारा है कि डायमेंशंस, हम पहले 3 डायमेंशंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम वेक्टर एनालिसिस भी कहते हैं, जो हमारा इंजीनियरिंग मैथ के अंदर भी आता है। ओके, तो वो पढ़ेंगे, वो पढ़ना ज़रूरी है, जिसके अंदर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम और वेक्टर कैलकुलस पढ़ेंगे। तो ये बिल्कुल बेसिक है, इसका ईएमटी के या फिजिक्स से उतना रिलेशन नहीं है ना। इसके तो अंदर आता है, पर फिजिक्स जो प्योर है वो हमारा पूरा ये है। अब उसके बाद क्योंकि चार्ज की बात हुई थी, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, तो इलेक्ट्रोस्टेट्स पढ़ेंगे। फिर मैग्नेटोस्टेट्स पढ़ेंगे, जहाँ वो स्टैटिक करंट है तो वो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रहा है। टाइम वेरिंग फील्ड, मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हमने देखा कि एंटीना अपने आप बाहर कैसी वेव को फेंकता है, तो यूनिफॉर्म प्लेन वेव पढ़ेंगे। फिर जो मीडियम में ट्रांसमिशन का वेव गाइड पढ़ेंगे, एंटीना पढ़ेंगे, और नंबर 8 ट्रांसमिशन लाइन भी पढ़ेंगे। ओके, तो ये टीएक्स मतलब ट्रांसमिशन लाइन। तो ये पूरे सारे टॉपिक्स जो हैं अभी यहाँ पे लिखे हुए जो यूनिट्स है ईएमटी के, वो पूरा इस डायग्राम में कवर हो गए। ओके, तो ये शॉर्ट था एक इंट्रोडक्शन ईएमटी का। अब शुरू करते हैं वेक्टर एनालिसिस। तो वेक्टर एनालिसिस की जब हम बात कर रहे हैं तो उसके अंदर सीधे ही हम शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। 3 तरीके हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, सबको पता है, कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल। उनके जो पैरामीटर्स हैं एक्स वाई जेड, रो फाई जेड एंड आर थीटा रो, तो ये उनके पैरामीटर्स हैं, उनको भी डिटेल में देखेंगे। और दीज सिस्टम्स ऑलवेज फॉलो, ये जो सिस्टम्स हैं ये क्या कह रहा है इसके बारे में कि ऑलवेज फॉलो, हमेशा फॉलो करते हैं क्या चीज़, ऑर्थोगोनलिटी। तो इसको हमेशा फॉलो करते हैं। अब ऑर्थोगोनलिटी है क्या, तो ये समझना ज़रूरी है। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द 2 सिमिलर यूनिट्स, मतलब अगर हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं 2 सिमिलर का, देखो ये डॉट प्रोडक्ट है और AX का AX के साथ ही, मतलब उसके खुद के ही साथ में, तो वो हमेशा 1 वैल्यू देगा। जैसे रो का रो के साथ में 1 और AR का AR के साथ में 1 देगा। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए है। तो अगर वो 1, ये गलत है, यहाँ पे 1 होगा। ओके, सो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 सिमिलर यूनिट वेक्टर्स ऑफ सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम रिजल्ट्स टू 1।
अगर ऐसा होता है तो वो ऑर्थोगोनल है। ओके, तो एक्स डॉट प्रोडक्ट एक्स के संग 1 दे रहा है, चाहे ए वाई के संग एक वाई ले लो, मतलब खुद के संग किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम का हम लें अगर डॉट प्रोडक्ट उसके पैरामीटर का खुद से, तो वो 1 देगा, तो वो ऑर्थोगोनल हो गया। ये तो पहली बात हुई। उसके पहले छोटा सा वेक्टर के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि ये वेक्टर ए है और इसको हम ए यू और ए कैप यू टी के, मतलब ये ए यू अलग टर्म है और ए कैप यू अलग टर्म है स्मॉल, और टी हमारा अलग है। इस फॉर्म में लिख सकते हैं, सॉरी ये प्लस है, ये टी नहीं है प्लस है। तो ए वेक्टर 3 चीज़ से मिलके बना है हमारा, क्या हो गया ए यू और ए कैप यू, फिर ए कैप वी और ए कैप डब्ल्यू, और इनके खुद के क्या हो गए कोफिशिएंट्स हो गए। तो ये चीज़ हुई, तो ये निकला। अगर ये क्या होता है, जिस पे कैप लगता है उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जिस पे कैप लगता है उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। वो क्या होता है, जो वेक्टर इटसेल्फ अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। अगर किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो एक वेक्टर के पास क्या चीज़ें होती हैं, एक वेक्टर के पास 2 चीज़ें होती हैं, डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड होता है। अगर आप मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो क्या बचेगा, केवल डायरेक्शन बचेगी। तो ये जो ए कैप ए है या ए कैप यू है, जैसे ये ए कैप यू है या वी है, ये हमें डायरेक्शन के बारे में बता रहा है कि ये वाला जो पर्टिकुलर वेक्टर है इसकी डायरेक्शन क्या है, क्योंकि इसको हमने इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया है ऑलरेडी। तो किसी भी वेक्टर को हिंदी में अगर बोलें उसके मैग्नीट्यूड से अगर आप डिवाइड कर देते हो तो वो उसका यूनिट वेक्टर आपको दे देता है। या और सिंपल भाषा में बोला जाए तो एक ऐसा वेक्टर दे देता है जो केवल डायरेक्शन बताता है, उसके पास उसका मैग्नीट्यूड नहीं होता, या फिर बोला जाए तो उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। 1 को लिखो ना लिखो एक ही बात है। तो ये हमारा यूनिट वेक्टर हो गया। इसी तरीके से और देखते हैं, अगर डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 डिफरेंट, अब यहाँ हमने पढ़ा कि ए कैप एक्स और ए कैप एक्स का एक साथ कर रहे हैं तो वो 1 दे रहा है, पर दिमाग में ये भी तो आएगी अगर ए एक्स का ए एक्स कैप का और ए वाई कैप का कर दिया जाए, अगर डिफरेंट का कर दिया जाए डॉट प्रोडक्ट तो क्या होगा। तो जैसे ही हम डिफरेंट का करेंगे, जैसे ए एक्स कैप और ए वाई कैप का करेंगे तो वो तुरंत 0 दे देगा। तो ये ऑर्थोगोनलिटी ही चल रहा है अभी, तो ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। ओके, अगर डिफरेंट का करते हैं तो 0 दे देगा और सेम का करते हैं तो हमारा 1 देगा वैल्यू। तो जैसे ए रो और ए फाई का किया, पर ये जो पैरामीटर है ये एक ही उसी वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम के होने चाहिए। जैसे ए एक्स का हम ए रो के संग अभी नहीं कर रहे, उसका आंसर हमें नहीं पता, हम ए रो का ए फाई के संग कर रहे हैं। ओके, तो ये कार्टिशियन के हैं ए एक्स ए वाई, तो उसका कार्टिशियन वालों से ही होगा। जैसे ए कैप एक्स और ए कैप जेड का अगर करेंगे वो भी 0 दे देगा। अभी किसकी बात हो रही है, ऑर्थोगोनलिटी की या ओनली डॉट प्रोडक्ट की। अभी यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आया है बीच में, अब उसका नाम लेते ही क्रॉस प्रोडक्ट भी आता है। तो ये अगला टॉपिक है ऑर्थोनॉर्मलिटी, मतलब यहाँ पे हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे। सेम वही चीज़, इसके दो केसेस होंगे, फॉर सेम पैरामीटर और दूसरा केस होगा फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे अगर हम सेम का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो 0 देता है, यहाँ अपोजिट हो जाता है। यहाँ सेम के लिए वो देता है और डिफरेंट पे जो भी देता है वो खुद देखेंगे, थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे 1 नहीं मिलता। ओके, तो अगर सेम है, जैसे ए रो कैप और ए रो कैप का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वो हमको 0 दे देगा। तो इसको ऑर्थोनॉर्मलिटी बोलते हैं। इसी तरीके से ये पूरी चीज़ वही डेफिनेशन लिखी है कि अगर डिफरेंट पैरामीटर का हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्ट्स टू थर्ड यूनिट वेक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेक्टर। ये देखना ज़रूरी है कि इसका क्या मतलब है। मतलब अगर मान लो हम ए कैप एक्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ए कैप वाई से, तो वो क्या देगा, थर्ड यूनिट वेक्टर देगा उसी वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम का। ये समझना जरूरी है, उसी वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम का। तो ए कैप जेड दे देगा। ओके, और जो ए कैप जेड इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ये समझना यहाँ पे ज़रूरी है। 2 चीज़ें कि एक तो उसी वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो बचा हुआ हमारा यूनिट वेक्टर है उसको दे देगा, और वो उन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। देखो ए कैप एक्स और ए कैप वाई का क्रॉस प्रोडक्ट, तो हमें ए कैप जेड दे रहा है। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, इस तरीके से हम ये तीनों ऐसे पेयर बनाते हैं। ए एक्स ए वाई का पेयर है, तो ए एक्स और ए वाई का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें ए जेड देता है। ये चीज़ है, ठीक है, ये ए जेड दे रहा है। उसी तरीके से हम और देखें, अगर हम फिर से ए जेड और ए एक्स का करते हैं तो वो हमको क्या देगा, ए वाई देगा। तो इस तरीके से ये साइकिल रिपीट होती जाती है। तो यहाँ पे ये ऑर्डर याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर ए एक्स का कर रहे हैं ए वाई के साथ में क्रॉस, तो हमको क्या दे रहा है, तो हमको ए जेड दे रहा है। मतलब एक्स का वाई के साथ तो वो जेड देगा, फिर जेड, जैसे ये हमारा एक्स वाई जेड मैंने लिखा, फिर इससे एक ये बना, एक ये पेयर बना, और फिर वापस जेड का एक्स के संग बना। तो बोला तो जेड का एक्स के साथ तो वो वाई देगा, और वाई का जेड के साथ
तो वो हमें क्या देगा, x देगा। ये चीज़ है। अगर इसका एक भी हमारा ऑर्डर चेंज हो जाता है, मान लो हम करते हैं z क्रॉस y, तो वो x ना देगी, -x हमें दे देगा वेक्टर, या फिर z इसको अगर ए जेड कैप क्रॉस ए जेड वाई कैप में बोले तो -ax कैप, तो ये उल्टा हो जाएगा। तो ऑर्डर बहुत ज़रूरी है। ऑर्डर मैंने कैसे बताया, फिर से मैं बता देता हूँ। x y z अगर है तो इनका कुछ ऐसा पेयर बनता है कि x का y के साथ में और इस तरीके से ही आगे बढ़ते हुए, फिर एक y का z के साथ में, और एक लास्ट वाला z क्रॉस x, ना कि x क्रॉस z। तो ये z क्रॉस x होगा, तो वो हमको दे देगा ay। ये चीज़ है। अगर इस ऑर्डर से चलेंगे, ये जो ऑर्डर बना के दिखाया, अगर इस ऑर्डर से चलेंगे तो वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी, वरना नेगेटिव हमें लगाना पड़ेगा। तो ऐसा ही रो फाई जेड के साथ में कि रो और फाई का करेंगे तो जेड मिलेगा, फाई और जेड का करेंगे तो रो मिलेगा, और फिर वही कि जेड और रो का करेंगे तो वो फाई दे देगा। तो ये ऐसा साइक्लिक है, ये यहाँ बना भी हुआ है, साइकिल बना हुआ है, चलता रहेगा। और यही चीज़ फाइनल ए आर वालों के संग भी, स्फेरिकल के लिए भी है कि अगर ए आर का हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं ए थीटा के साथ में तो वो हमको ए फाई देगा। ऐसे ही ए फाई का कर रहे हैं ए आर के साथ में तो हमको वो ए थीटा देगा। और फिर वही और ए थीटा का अगर कर रहे हैं ए फाई के साथ में तो वो हमको ए आर देगा। मतलब जो दो करते हैं उसके अलावा, इसको मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, जैसे ए आर का कर रहे हैं क्रॉस ए थीटा के साथ में तो वो हमें ए फाई दे रहा है। फिर हम ए थीटा का ही कर रहे हैं ए फाई के साथ में तो वो हमको ए आर दे रहा है। और अब क्या बचा, ए फाई और ए आर बचा, इनका पेयर बच गया था करने के लिए, तो वो हमको ए थीटा दे देगा। तो ऐसे ही 3 पेयर हुए। अब यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल भी लगता है डायरेक्शन पता करने का कि ए एक्स ए वाई की ये डायरेक्शन थी तो जेड की क्या डायरेक्शन होगी। राइट हैंड रूल की अगर बात करें तो सिंपल सा है कि 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको लगाते हैं और सारे 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम राइट हैंड कर्व रूल को फॉलो करते हैं। अपना राइट हैंड लेना है कुछ इस तरीके से, ये क्या है, राइट हैंड है, ये ज़रूरी है, ये लेफ्ट नहीं हो सकता, राइट ही है। ओके, इस राइट हैंड को हमने ऐसे थंब को अप करके, तो एक जो हमारा मान लो एक्स है वो थंब उसकी डायरेक्शन बता रहा है। फिर दूसरा डायरेक्शन क्या बताता है, एक्स का डायरेक्शन हमारा जो हमारा हैंड की बाकी फिंगर्स इनिशियली जिस उसमें थी वो मान लो इसने मान लो x बताया तो इसने y बताया। अब ये बता रहा है कि x क्रॉस y तो z को देता है, z की क्या डायरेक्शन होगी, तो z की डायरेक्शन क्या होगी, जब हमारी फिंगर्स जिस तरफ मूव होंगी ये मूव के इधर जाएंगी तो ये हमारा ये z की डायरेक्शन होगी। अगर उसको सही से देखें तो वो दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा। ओके, तो इसको अपने राइट हैंड से करके देख भी सकते हैं, ये डायग्राम सही सा प्रॉपर सा बना हुआ है। यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि ये आपका ये डायरेक्शन में चेंज होगा, ये जब ऐसे कर लो के फिंगर हमारा घूमेंगी, पर ये फिंगर पूरा होके इसको डिनोट कर देंगी, इस डायरेक्शन को। ये इस डायरेक्शन को कर रही थी, ये दोनों एक दूसरे के, ये दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये तीनों डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगी। तो सच दैट ऑल द पैरामीटर्स इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये चीज़ बार बार बोली जाएगी। और ईएम वेव्स का लॉजिक ही यहीं पे बनता है। ईएम वेव्स जो होती हैं तो उसमें यही चीज़ होती है कि कुछ इस तरह की वेव्स हैं और कुछ इस तरह की वेव्स हैं, ये खड़ी हुई वेव्स हैं। ओके, तो ये येलो वाली ब्लू वाली के परपेंडिकुलर हैं, ब्लू वाली येलो के हैं, और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है और ये दोनों डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के भी परपेंडिकुलर हैं। तो तीनों चीज़ें एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहती हैं। जैसे यहाँ पे ये वही चीज़ है कि ये x है y है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, z आया उनका क्रॉस करके तो वो उसके परपेंडिकुलर ही मिला। तो ये चीज़ हमारी लगती हुई चल रही है। अब बात करते हैं पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो सबसे फर्स्ट है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसके पैरामीटर होते हैं एक्स वाई जेड, जो सबसे ज़्यादा हम क्लास 10th से ही मैथ्स के अंदर यूज़ करते हैं एक्स वाई जेड को। तो हम अगर किसी भी मतलब नॉर्मल केस में हम किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम को हमें नहीं पता कौन सा है, तो अगर हम फॉर जनरल उसको लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, तो ए पी की मदद से लिख सकते हैं कि ए पी इजकल टू मतलब वेक्टर ए पी, ये पी मैंने लिया है, कुछ भी आप कुछ भी ले सकते हैं इसकी जगह, पी की जगह। तो ए यू ए कैप यू प्लस ए वी ए कैप वी प्लस ए डब्ल्यू ए कैप डब्ल्यू, तो ये 3 पैरामीटर हैं यू वी डब्ल्यू, ये जनरल पैरामीटर है। अभी हमने कोई स्पेसिफिक नहीं बोला कि ये कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम है।
तो UVW पैरामीटर है। अब इसको एरो के फॉर्म में मतलब पी के फॉर्म में लिखेंगे जब हम बात कर रहे हैं किसकी, कार्टेशियन की। तो यहाँ पे UVW की जगह x, y और z आ जाएगा। तो ये सिंपल है, ax a कैप x, ay a कैप y प्लस az a कैप z। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इसका डायग्राम। सो डायग्राम बनाने के लिए एक क्यूब बनाया है। क्यूब में ये समझेंगे कि ये डायरेक्शन y को, मतलब ये जो विड्थ है तो ये लेंथ y को डिनोट कर रही है। ऐसे ही ये जो हाइट है ये z को डिनोट कर रही है, और ये जो विड्थ है ये x को डिनोट कर रही है। अब यहाँ पे क्या ज़रूरी है समझना कि x, ये x की है ना इस तरफ और पीछे भी, तो इसको हम जो इसी की डायरेक्शन में जो हमारा एंगल मतलब डायरेक्शन निकलेगी वो x को डिनोट करेगी, और इसके पीछे माइनस x को। ऐसे ही हाइट हमारा ऐसे ऊपर की तरफ हम मेज़र कर रहे हैं और नीचे भी, तो इसको ऊपर की तरफ निकालते हुए ये हमारा z को बताएगा। और y क्योंकि हमारा इधर 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 चल रहा है, इधर और इधर पीछे भी चलेगा, तो ये जो डायरेक्शन निकली ये हमारी y की निकल आई। तो एक तो ये चीज़ समझने वाली हुई। अब इसी से कि जिस डायरेक्शन में मैंने इनको बनाया है तो उसी डायरेक्शन में ये अगर एक पॉइंट लिया क्यूब पे, उसी पॉइंट से 3 हम निकाल देंगे डायरेक्शन के लिए। तो ये a कैप x हो गया, इसी तरीके से ऊपर a कैप z हो गया, और इसी तरीके से इधर a कैप y हो गया। तो ये हमारे यूनिट वेक्टर्स डिनोट हो रहे हैं तीनों पैरामीटर के लिए। अब यहाँ पे रेफरेंस क्या लिया है कि x और y, ये अगर ये मान लो z y प्लेन है, z y प्लेन है, वो दिख ही रहा है। देखो ये जो आगे वाला ये वाला प्लेन है, इसकी डायमेंशंस क्या है, इसकी डायमेंशन, इसकी लेंथ ये y है, इसकी हाइट या विड्थ बोले जो भी बोले वो z है। तो ये z y प्लेन हो गया। तो ये z y प्लेन है। इस z y प्लेन के बाहर और इनके परपेंडिकुलर हमारा x निकलेगा बाहर की तरफ, और अंदर की तरफ जो है वो माइनस x होगा। तो ये रेफरेंस के लिए लिया है कि बाहर वाला हमारा प्लस x है, तो ये चीज़ है x के लिए और रेफरेंस। यहाँ पे दो बातें कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम YZ प्लेन कितनी है। अगर x को देखें तो x क्या है, तो YZ प्लेन से हमारा जितनी भी डिस्टेंस है वो हमारा क्या बता रहा है। मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट की डिस्टेंस YZ प्लेन से कितनी है वही तो x बता रहा है ना। एक्चुअल में x कर क्या रहा है, अगर ये पॉइंट लिया, मान लो ये पॉइंट ले लिया, तो ये एरो यहाँ तक आ जाएगा। तो YZ प्लेन के पॉइंट से उस प्लेन पे पॉइंट हो जो होगा, और वहाँ से इस पॉइंट तक कितनी डिस्टेंस होगी, तो x से ही तो उसको डिनोट करेंगे। तो x का मतलब एक्चुअल में मतलब ये होता है कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम YZ प्लेन, और इसकी रेंज क्या है वो दिख रही है कि ये x इधर इन्फिनिटी तक एक्सटेंड हो सकता है और इसके पीछे भी इन्फिनिटी तक एक्सटेंड हो सकता है। तो इस वजह से इसकी रेंज हो गई -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। और इसको देखने का तरीका क्या है वो भी समझ लेते हैं। कि ये मैंने बनाया हुआ है, ये एक इंसान है, अगर उसको इधर खड़ा कर देते हैं, बाहर की तरफ खड़ा कर देते हैं, तो वो जब देखेगा तो उसको क्या दिखेगा, उसको ये वाला प्लेन दिखेगा, उसको क्यूब की केवल ये वाली साइड दिखेगी। तो इस तरीके से हम अलग अलग प्लेन्स को देख सकते हैं। उसको केवल ये वाला प्लेन दिख रहा है जब ये इंसान इधर खड़ा हुआ है। अब ये प्लेन दिख रहा है तो उसको केवल ZY प्लेन दिखेगा। तो एक तो ये प्लेन हो गया। अब इसी इंसान को उठा के हम ले गए इधर और उसको यहाँ खड़ा कर दिया, ओके, ये खड़ा कर दिया। अब उसको कौन सा प्लेन दिखेगा, अब उसको केवल ये वाली क्यूब की साइड दिखेगी, बाकी छुप जाएंगी। तो अब उसको दिखेगा तो ये हमारा कौन सा प्लेन हो गया, ये x और z प्लेन हो गया। फिर इसी इंसान को उठा के हम ले जाएंगे ऊपर और उसको ऊपर खड़ा कर देंगे। वो ऊपर खड़े होके देखेगा अगर इधर, तो उसको कौन सा प्लेन दिखाई देगा, उसको ये वाला प्लेन दिखाई देगा। और ये कौन सा प्लेन है, ये हमारा YZ प्लेन है। तो इस तरीके से हम प्लेन्स को भी देख सकते हैं। जब हम अभी एरिया की बात करेंगे, डिफरेंशियल एरिया की, तो उस पर भी आते हैं। और जो इन्फिनिटी वाली बात थी, ये जो रेंज वाली बात थी, देखो उसको कैसे समझ सकते हैं कि इस पॉइंट की तरफ हम देख रहे हैं, इस डायरेक्शन में देख रहे हैं, ये डायरेक्शन आगे भी है पीछे भी है। हम एक इंसान को लेते हैं, इस पॉइंट पे मान लो खड़ा कर देते हैं, उसको हम इस डायरेक्शन में कहाँ तक ले जा सकते हैं, जो कि +a कैप x है, तो उसको इन्फिनिटी तक ले जा सकते हैं। और यही इंसान को जब पीछे की तरफ ले जाएंगे तो भी इन्फिनिटी तक, -इन्फिनिटी तक ले जा सकते हैं। तो इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी इसकी रेंज हो गई x की। सिमिलरली y की भी वही रेंज हो गई और सिमिलरली z की भी वही रेंज हो गई। पर y की रेंज कब होगी, जब हम कौन सा प्लेन लेंगे, जब हम प्लेन लेंगे x और z रेफरेंस के तौर पे। और x z जब प्लेन ले रहे हैं तो ये जो डायरेक्शन है, क्योंकि ये जो क्यूब का ये वाली ऐसा था ना, क्यूब ये क्यूब था,
ये चीज़ y थी, ये जो डिस्टेंस थी, तो इसी डायरेक्शन में आगे और इसी डायरेक्शन में पीछे देखेंगे तो हमें y मिलेगा। तो इसी डायरेक्शन में आगे पीछे y है, तो फिर वही वाली बात, ये इंसान है, आप इसको इधर ले जाओ चाहे इधर ले जाओ, आप माइनस इन्फिनिटी तक भी ले जा सकते हो और इन्फिनिटी तक भी ले जा सकते हो। इस तरीके से रेंज पता करी जाती है। तो ये y की रेंज पता हुई। और अगर z की बात करेंगे, z की रेंज भी वही बात की, ये इंसान है, ये ऊपर भी इन्फिनिटी तक जा सकता है, नीचे भी। इसके लिए हम कौन सा प्लेन ले रहे हैं, एक्स वाई प्लेन ले रहे हैं। एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर हमारा z है। मतलब हमेशा जो दो भी पैरामीटर लेंगे, तीसरा वाला उनके परपेंडिकुलर ही होगा, कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम हो। तो ये चीज़ है। उसके बाद रो फाई और z में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बट परपेंडिकुलर मतलब तीनों एक्सिस हमेशा ये ऐसे परपेंडिकुलर करके ही हम बनाते हैं। तो ये चीज़ तो यूनिवर्सल है। अब कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल लेंथ और एरिया और वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तो उसके लिए फिर हम वही चीज़ करते हैं कि अपना जो क्यूब है उससे एक छोटा सा क्यूब निकालते हैं बाहर। जो बड़ा क्यूब था उससे एक छोटा क्यूब निकाला जिसकी 3 अलग अलग साइड्स हैं, मतलब 3 अलग अलग फेस है। एक ये ऊपर का हो गया, एक नीचे का हो गया और एक माना कि इधर का हो गया। तो ये चीज़ हो गई। इसकी हमने साइड्स जो हैं इनको नंबरिंग कर दी 1 2 3 और 4, और इसी तरीके से पीछे वाले जो हैं वो 3 डैश 1 डैश 2 डैश करके। तो इसी तरीके से ये 1 डैश हो गया, ये 2 डैश हो गया, ये 3 डैश हो गया और 4 डैश कहीं पीछे छुपा होगा। तो ये हमने छोटा सा एक क्यूब का मतलब इससे एक छोटा सा टुकड़ा काटा। अब जैसे कि ये सॉरी दिस इज़ डी जेड, तो ये जो हाइट है इसकी ये डी जेड है, ये वाली जो लेंथ है ये डी वाई है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग नीचे वाला वाई हुआ करता था। और ये वाला जो इस क्यूब का छोटे से क्यूब का साइड है ये डी एक्स है। तो इससे 3 छोटी छोटी साइड्स निकली। तो अगर डिफरेंशियल लेंथ को लिखें डी एल, जिसको हम कहते हैं डिफरेंशियल लेंथ, तो अब यही डिफरेंशियल लेंथ की अगर बात करेंगे अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि डी एक्स और ए कैप एक्स। तो डायरेक्शन तो ए कैप एक्स तो पहले भी था, ओके, वहाँ ए एक्स था जब पूरा था, यहाँ पे डी एक्स लिखेंगे। तो डिफरेंशियल लेंथ मतलब जो छोटी सी लेंथ है एक्स के रिगार्डिंग, तो वो ये डी एक्स है। तो डी एक्स ए कैप एक्स, इसी तरीके से डी वाई ए कैप वाई और डी जेड ए कैप जेड। और जब टोटल डिफरेंशिएटेड लिखेंगे, ये क्या है, टोटल डिफरेंशियल लेंथ, तो तीनों को इनको ऐड कर देंगे। तो डिफरेंशियल लेंथ लिखना तो मुश्किल नहीं है, डिफरेंशियल एरिया लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो डिफरेंशियल एरिया लिखने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो वेक्टर है वो किस प्लेन के परपेंडिकुलर है। जैसे हम अगर एक्स के रिगार्डिंग लिखना चाह रहे हैं डिफरेंशियल एरिया, तो उस जो वेक्टर है जैसे ए कैप एक्स है वो किस प्लेन के रिगार्डिंग परपेंडिकुलर है, तो उस प्लेन को उठा लेते हैं। जैसे कि यहाँ देखें तो यही वाला जो प्लेन है, इसी प्लेन के रिगार्डिंग हमारा ये डी एक्स है, या सॉरी ए कैप एक्स है। ए कैप एक्स बाहर ही तो निकल रहा था, ऊपर भी अगर देखें तो ए कैप एक्स कहाँ निकल रहा है, ये हमारा x निकल रहा है ना, और इसी डायरेक्शन में हमारा a कैप x भी होगा। तो a कैप x और ये है भी, ये क्या है, a कैप x है इसी डायरेक्शन में। तो ये किस सरफेस के रिगार्डिंग है, किस प्लेन के रिगार्डिंग है परपेंडिकुलर, तो उस प्लेन को लेते हैं। तो यहाँ पे ये 3 प्लेन मैंने दिखाए, एक ये प्लेन है, एक ऊपर वाला, एक ये नीला वाला। तो ये 3 प्लेन है। तो अगर कोई खड़ा होकर देखेगा तो उसको ये प्लेन दिखाई देगा जिसकी साइड से 1 2 3 4। तो जब इसके रिगार्डिंग डिफरेंशियल सरफेस हमें लिखना है, डिफरेंशियल एरिया बोले हैं सरफेस, तो ds जो बोलेंगे। तो अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, इसके क्या कोऑर्डिनेट्स हुआ करते थे, इसके dz थे और नीचे वाले के क्या थे, dy थे। तो ये क्या हो गया, dz dy और a कैप x, ये इसकी डायरेक्शन बता रहा है। इसके परपेंडिकुलर जो भी सरफेस प्लेन से जो भी परपेंडिकुलर हमारा डायरेक्शन निकलेगी वो डायरेक्शन होगी इस ds की, ओके, डिफरेंशियल सरफेस की। इसी तरीके से सेकंड वाला देखते हैं, ये जो डिफरेंशियल सरफेस है, तो ये इसके परपेंडिकुलर कौन निकल रहा था, ए कैप वाई निकल रहा था। तो ए कैप वाई लिखा, और इस परपेंडिकुलर सरफेस की क्या डायमेंशंस थी, डी जेड थी और डी एक्स थी। डी जेड तो इस हाइट की थी और वो डी जेड यहाँ पे भी है, और ये जो साइड है ये डी एक्स है, ओके। तो इसका डी एक्स डी जेड ए कैप वाई। सिमिलरली तीसरे का देखते हैं कि ये वाला जो सरफेस हुआ करता था, जो ऊपर वाला सरफेस था, तो इसके परपेंडिकुलर क्या निकला था, ए जेड ए कैप जेड है, क्योंकि ए कैप जेड ऐसे होता है हाइट में, ओके। तो इसकी डायमेंशंस क्या हैं, इसकी डायमेंशंस है डी वाई जो कि ये है,
और जो इस पहले वाले में भी ये डी वाई, ओके, और डी एक्स है जो कि ये दूसरे वाले में भी ये डी एक्स। तो ये यहाँ पे निकली, तो इसको जब लिखेंगे इसका डी एस लिखेंगे, डी एस ये वेक्टर है, तो डी एक्स डी वाई और ए कैप जेड। मतलब सीधा सा लॉजिक है सिंपल भाषा में समझने के लिए, इतना तिगड़म को छोड़ के, कि आप जो कैप वाला वेक्टर लिख रहे हैं, मतलब ए कैप एक्स अगर लिख रहे हैं तो उस किसके रिगार्डिंग लिख रहे हैं, एक्स के रिगार्डिंग, उस एक्स को छोड़ के बची जो दोनों लेंथ है उनको लिख दो। जैसे कि अगर आपको डी एस लिखना है और ए कैप वाई के रिगार्डिंग लिखना है, तो कुछ भी नहीं सोचना समझना है, केवल डी एक्स लिख दो, क्योंकि यहाँ पे वाई आ रहा है, वाई के अलावा क्या बचा, डी एक्स डी जेड, वो दोनों लिख दो। उसके अलावा क्या आ रहा है तो वो दोनों वहाँ पे लिख दो। तो एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ओके। एरिया वेक्टर क्या है, ये ए कैप वाई है ना, एरिया वेक्टर अगर इसकी बात करें डीएस की, तो ये ए कैप वाई परपेंडिकुलर है हर केस में। देखो यहाँ परपेंडिकुलर है, ये इसके बाहर परपेंडिकुलर निकल रहा है और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर निकल रहा है, तो हर केस में परपेंडिकुलर होगा सरफेस के। एंड ऑलवेज मूव्स अवे फ्रॉम द पॉइंट, ठीक है, हमेशा फ्रॉम इट, तो हमेशा उससे दूर ही जाएगा, बाहर निकलता हुआ दिखेगा। कोई भी सरफेस है, मान लो ये सरफेस है तो इससे ऐसे बाहर निकलता हुआ दिखेगा, मान लो ये सरफेस है तो इससे ऐसे बाहर निकलता हुआ दिखेगा, और मान लो ये सरफेस है तो इससे भी ऐसे बाहर निकलता हुआ दिखेगा। ये चीज़ों को डिफरेंशियल वॉल्यूम क्या होता है उसमें, तो बहुत ही सिंपल है, डी एक्स डी वाई डी जेड, तीनों जो डिफरेंशियल लेंथ है तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। और यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा, क्योंकि वॉल्यूम की क्या डायरेक्शन होती है, सरफेस की डायरेक्शन होती है ना, लाइन की डायरेक्शन होती है ये, लेकिन वॉल्यूम की क्या डायरेक्शन है, कुछ नहीं। तो ये तो ग्राफिकल अप्रोच थी। अब है एनालिटिकल अप्रोच, और एनालिटिकल अप्रोच भी थोड़ी सी डिफरेंट है, बट ये भी इजी ही है। अगर डीएल है हमारा डी एक्स ए एक्स जो हमने लिखा था डिफरेंशियल लेंथ, उसी को लिखते हैं और उसको हम इस तरीके से लिखते हैं। अब इसमें 1 देख रहे हैं कि इसका कोफिशिएंट क्या है, 1, इसका 1 है और इसका 1 हमने खुद से लिखा। तो अब हम H1 H2 और H3 को इंट्रोड्यूस करते हैं, ओके। और जो हमारे जो नॉर्मल पैरामीटर्स हमने लिए थे U V W, तो इसको चेंज करके इसमें लिख देते हैं। तो H1, ठीक है, डी यू ए कैप यू, डी वी ए कैप वी और डी डब्ल्यू ए कैप डब्ल्यू, इस तरीके से लिखा। अब हम एक टेबल बनाते हैं जहाँ पे हमारा ये होता है ए कैप यू, ए कैप वी और ए कैप डब्ल्यू, फिर डी यू डी वी डी डब्ल्यू और H1 H2 H3। H1 H2 H3 हमारे एक तरीके के पैरामीटर्स ही हैं या कोफिशिएंट ही हैं, तो ये लिखे। अब इन्हीं का ऊपर वाले से मैंने क्या किया, कंपैरिजन किया है। तो कंपैरिजन करने में फिर ये जो वैल्यूज़ होती हैं इनके रिगार्डिंग की, ए कैप यू के रिगार्डिंग ए कैप एक्स है ना, उन वैल्यूज़ को लिख दो और इन पैरामीटर्स को लिख दो। अब यहाँ पे फिर वही बात कि डिफरेंशियल लेंथ तो हमने वैसे भी लिखी दी थी और डिफरेंशियल लेंथ से ही इसको निकाला है। इससे हम क्या निकालना चाह रहे हैं, हम इससे सरफेस निकालना चाह रहे हैं कि सरफेस को हम विदाउट ग्राफिकल मेथड कैसे लिख सकते हैं, ओके। तो उसको लिखने का बहुत आसान तरीका है। मान लो आपको डिफरेंशियल सरफेस लिखना है ए एक्स के रिगार्डिंग, ए एक्स कैप के रिगार्डिंग, तो आप क्या करो, इस ए एक्स कैप को उठाओ और इसके तो रिगार्डिंग लिखना है तो ये तो आएगा ही, और इसके रिगार्डिंग क्या बचा, इसी के जैसा वो डी एक्स है और 1 है, तो उनको फ्रीज कर दो। इनको क्या करना है, फ्रीज कर देना है। तो इनको मतलब उसी जगह छोड़ देना, ये चीज़ है, इनको नहीं लेना। तो फ्रीज दैट वेक्टर मीन्स, ठीक है, इनको फ्रीज कर देना है। इनके अलावा क्या बचा उनको उठा लेना है। तो डी वाई डी जेड, और इनके कोफिशिएंट भी ज़रूरी हैं क्योंकि आगे वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोफिशिएंट 1 नहीं होगा, यहाँ तो 1 है, तो लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है। तो जब डी एस लिखेंगे ए कैप एक्स के रिगार्डिंग, तो ए कैप एक्स के रिगार्डिंग लिखेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, डी वाई डी जेड 1 इंटू ए कैप एक्स, तो ये डी वाई डी जेड ए कैप एक्स आ जाएगा। तो डी एस लिखेंगे मान लो ए कैप जेड के रिगार्डिंग, तो इसमें ए कैप जेड भी आता है, तो ए कैप जेड भी आएगा। तो अब ए कैप जेड मान लो लिख रहे हो, ये सब मैंने हटा दिया, मान लो ए कैप जेड के रिगार्डिंग लिख रहे हो, तो इसको किया, इसके रिगार्डिंग इसको किया और इसके रिगार्डिंग इसको सर्किल किया और इनको फ्रीज कर दिया। इसके अलावा क्या बचा, डी एक्स डी वाई और 1 1, तो देखो यही चीज़ आ रही है, डी एक्स डी वाई और 1 1। तो ये फ्रीज करने का मेथड, और ये ज़रूरी है समझना। और ये ज़रूरी क्यों है, क्योंकि ग्राफिकल मेथड हमेशा लंबी पड़ जाती है और इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है नहीं अगर समझ में आ गया तो, ओके। क्यों, क्योंकि देखो अभी आगे क्या होगा, आगे जब ए कैप रो, ए कैप फाई और ए कैप जेड आएगा, फिर यहाँ पे वही कि डी रो और डी फाई और डी जेड, फिर यहाँ पे 1 रो, तो जैसे यहाँ पे कोफिशिएंट रो आ गया हमारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो तब हम जब लिखेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आ जाएंगे लिखने में। फिर वहाँ क्या करेंगे, मान लो इसके रिगार्डिंग लिख रहे हैं तो इन दोनों को तो फ्रीज कर दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा और ये खुद आएगा। तो वहाँ पे अगर डी एस लिखेंगे तो वो कैसा होगा, डी फाई डी जेड और रो बाहर, रो डी फाई डी जेड और ए कैप रो,
तो ये पूरा आएगा। तो ये लिखना इतना आसान नहीं है अगर इस टेबल को नहीं समझे तो। और टेबल को बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, टेबल को बनाने में हमने कुछ भी नहीं किया। जो सिंपल हमारा डिफरेंशियल वाला जो होता है, जैसे ये डीएल, इसको हमने लिखा है और इसको कंपेयर कर दिया कुछ चीज़ों से। इनके पहले जो कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ तो 1 1 थे या कुछ भी होगा तो उसको अलग निकाला, तो उसको हमने क्या H1 H2 H3 लिख दिया, और एक्स वाई जेड को यू वी डब्ल्यू से कंपेयर कर दिया। तो ये काम अभी आगे भी करेंगे तो वहाँ पे हम देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये सेकंड मेथड हुआ। और जैसे कि अगर दिया है कि -a से a तक x है, इसकी एक रेंज दे दी है, y -b से b तक है। ओके, मतलब ये क्या है, एक तरीके का आपको एक्स वाई प्लेन ही दे रहा है। मान लो ये x होगा, ये y होगा, तो ये -a से a तक और ये -b से b तक, मतलब ये चीज़ हो गई इसकी। मतलब इसके 2b इसकी हाइट है, 2a इसकी लेंथ है। इसका यही तो मतलब है कि -a से a तक का क्या मतलब है कि 2 टाइम्स a। तो ये आपको ये सरफेस दे दिया। अब इस सरफेस के अराउंड आपको ये डिफरेंशियल एरिया पूछा है, ds पूछा है, तो ये क्या होगा, इसके रिगार्डिंग कुछ इस तरीके का बाहर निकलेगा। तो वो क्या निकलेगा, हमारा a कैप z निकलेगा। और जब a कैप z निकला तो इसके रिगार्डिंग इसकी लेंथ एक की dx और एक की dy, उनका मल्टीप्लिकेशन। तो वही चीज़ है कि ds इज dx dy या फिर ds वेक्टर dx dy a कैप z। तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब आते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के हमारे 3 पैरामीटर है, रो फाई जेड। तो इसको भी समझना ज़रूरी है कि इसको अगर नॉर्मली लिखें तो फिर वही पुरानी वाली चीज़ की ए पी वैक्टर ए पी, ओके, ए यू ए कैप यू, ए वी ए कैप वी और ए डब्ल्यू ए कैप डब्ल्यू। तो यू वी डब्ल्यू हमारे पैरामीटर्स है नॉर्मल इन जनरल। अब हम चेंज करेंगे सिलेंड्रिकल पैरामीटर्स में। तो ए रो, सॉरी ये ए पी है, तो ए रो ए कैप रो, ए फाई ए कैप फाई और ए जेड ए कैप जेड। इस तरीके से अब इसको बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं हमारा रो क्या होता है, एक यहाँ से लाइन निकलती है एक्स वाई जेड, एक्स वाई प्लेन में, मानो एक्स और वाई प्लेन में, ओके, जो लाइन निकलती है और इस तरफ बढ़ती जाती है, वो हमारा रो है। अब इसी रो को मैं नीचे भी बना दूंगा और ऊपर भी बना दूंगा, और ये परपेंडिकुलर होती है, दिखा रहा है कि ये परपेंडिकुलर है जेड के। ये समझने वाली बात है। तो ये मैंने रो बना दिया एक जैसा ऊपर नीचे। अब इसको और एक्सटेंड करेंगे और सबसे पहले हमने एक अपना सरफेस बनाया है, किसका, सिलेंड्रिकल का एक कटआउट बनाया है। मतलब ये पूरा मान लो ऐसे सिलेंडर है, ये सिलेंडर है पूरा, उसका एक कटआउट हमने इतना सा बनाया है। ये सिलेंडर है, अभी इससे कोई मतलब नहीं है। ओके, तो ये चीज़ बनाई। अब हम इसमें रो बनाएंगे। रो क्या होता है कि जो हमारा, सॉरी फाई बनाएंगे। फाई क्या होता है, एंगल होता है जो हमारा एक्स एक्सिस के भी और एक्स वाई प्लेन में होता है, वो मेजर करता है कि फाई हमारा जो ये फाई है तो ये कितना दूर है हमारा इस वाले एक्स वाली एक्सिस से। तो ये हमें फाई बताता है, मतलब ये मूव करता है, तो इसकी रेंज क्या होती है वो भी देखेंगे। और फाई जो होता है, अगर इस तरफ आप आगे बढ़ते हैं तो ये फाई जो होता है ये बढ़ता है। ये समझने वाली बात है कि फाई विल इंक्रीज अगर आप ऐसे आगे बढ़ते हैं तो। और बाकी तो z है ही, हमारा z तो ऊपर है ही, z सेम है जैसा हमारा एक्स वाई जेड में होता है, तो z यहाँ पे भी है। तो ये तीनों पैरामीटर समझे कि इनकी क्या क्या रेंज है। अब देखो इसके एक्स्ट्रा मैंने क्या बनाया है, मैंने बनाया है एक तो ये इसी जो फाई है उसी फाई के डायरेक्शन में एक एफ फाई एक मतलब यूनिट वेक्टर है। फिर ये सॉरी रो वाला था ना, ये रो वाला फाई ये है, तो एक एफ फाई की डायरेक्शन में एंगल फाई की डायरेक्शन में हमारा ये हो गया यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर एक इसी पॉइंट से निकला जो ऊपर चला गया, ये हमारा z की एक एफ जेड की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हो गया। तो ये हमारे 3 यूनिट वेक्टर बने। तो बाकी को अगर मैं हटा दूं, अब मैंने लगभग ये सारी चीज़ें इसमें बना के दिखा दी कि कौन सी चीज़ क्या है। ये हमारे 3 यूनिट वेक्टर बने। तो अब यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन समझ में आ रही होगी, z ऊपर है, फाई बाहर निकलता हुआ है मतलब x और y प्लेन के बीच में, सॉरी रो, और फाई हमारा इधर जाता हुआ है, ठीक है, ये हमारा फाई की डायरेक्शन को बता रहा है। तो ये फिगर समझ में आया होगा। तो फाई जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम z एक्सिस, z एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब ये जो z एक्सिस है तो इससे बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन हम निकालेंगे तो वो क्या होगा, वही हमारा फाई होगा। ओके, उसकी रेंज क्या है 0 से फाई। अब क्योंकि z एक्सिस से शुरू होता है तो ये पॉइंट क्या, ओरिजिन, ये शुरू ओरिजिन से होता है, इसीलिए इसको 0 को इंक्लूड करके इसकी रेंज में 0 से इन्फिनिटी लिखा है। और फिर ये जा कहाँ तक सकता है, ये ऐसे जाके इन्फिनिटी तक जा सकता है। फाई की बात करें तो एंगल मेजर्ड फ्रॉम एक्स एक्सिस इन द एक्स वाई प्लेन। फाई क्या है,
जो एंगल एक्स एक्सिस से मेज़र किया जाता है, इसको स्टार्ट क्या करेंगे एंगल से, ठीक है। एक एंगल इतना होगा मान लो, फिर ये एंगल इतना हो सकता है, इतना हो सकता है, कितना भी हो सकता है, बड़ा हो सकता है। तो उसको एक्स वाई प्लेन में मेज़र करते हैं और एक्स एक्सिस से उसको स्टार्ट करते हैं। फाई को, फाई की रेंज क्या है 0 से 2 पाई। 2 पाई क्यों? क्योंकि ये फाई पूरा घूम के हमारा इधर तक आ सकता है वापस, क्योंकि हमारा सिलेंडर तो कंप्लीट होता है ना, जैसे मैंने बना के दिखाया। ये क्या है, ये पूरा ऐसा सिलेंडर है, उसका एक कटआउट वाला पार्ट मैंने इधर बना दिया है। तो ये हमारा 0 से इन्फिनिटी हो गया, हमारा रो फाई हो गया 0 से 2 पाई, जो मैंने समझाया कि रेंज है भी क्यों। और हाइट तो नॉर्मल वही है जो पीछे हुआ करती थी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो ये हमारे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट मिले। अब कार्टेशियन और सिलेंड्रिकल के बीच में रिलेशन देखते हैं। उसको देखने से पहले थोड़ा सा ये फिगर को समझते हैं। ये वही वाला फिगर है जो ऊपर था, तो ये हमारा फाई है, ठीक है, जस्टिफाई हुआ, सॉरी हाँ फाई है। ये हमारा रो है, ओके, दिस इज रो। और ये हमारा जेड है, मान लो ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट एक्स वाई जेड को डिनोट कर रहा है, और यही पॉइंट रो फाई जेड को कैसे डिनोट करेगा, उसका रिलेशन क्या है वो हमें बताना है। अब ये मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अगर इसके रिगार्डिंग एक ये वेक्टर है पी रो और फाई हमारा एंगल है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रो कॉस फाई। देखो ऐसे समझते हैं, ये हमारा एक्स है, ये वाई है, यहाँ पे एक एंगल हमने थीटा निकाल दिया, ये मान लो पी वेक्टर है। तो अगर किसी को याद हो 11th की फिजिक्स, तो इसको हम क्या लिखते थे, इस पी वेक्टर को, ये पी वेक्टर को हम यहाँ लिख सकते हैं पी कॉस थीटा एक्स वाली इसमें, और ऊपर लिख सकते हैं यहाँ पे पी साइन थीटा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे करी है सेम। इसको लिखा है रो कॉस फाई और इसको लिखा है रो साइन फाई। तो x किसके इक्वल हो गया हमारा, रो कॉस फाई के, और y किसके इक्वल हो गया हमारा, रो साइन फाई के। तो यही चीज़ यहाँ से निकली है, अभी तक बस यही निकला। z तो z है ही, इसी का यूज हमने किया है। देखो अगर इनका रिलेशन निकालना चाहे तो x इज़ रो कॉस फाई, y इज़ रो साइन फाई, z इज़ z। तो ये तो x y z को अगर निकालना रो कॉस फाई से, अगर रो कॉस फाई को निकालना हो विद द हेल्प ऑफ एक्स वाई जेड, तो वो कैसे निकालेंगे, तो वो भी समझते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ से x और y को उठा के उनका स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं खुद से ही, ठीक है। नाउ x प्लस वाई का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया, रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। अब हमको बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, या फिर फाई हो थीटा हो कुछ भी, तो ये 1 हो गया। तो यहाँ से रो निकल आया इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई। तो अगर हमें रो निकालना हो और एक्स वाई दिया हो तो हम ऐसे निकालेंगे, ओके। तो ये हमारे एक्स वाई जेड निकालने के फॉर्मूले, ये रो निकालने के फॉर्मूले। इसी तरीके से हमारा, और जेड तो जेड है ही, जेड तो दोनों के लिए है। अब फाई निकालने की बात आई तो वाई को एक्स से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा रो से रो कट गया, तो ये क्या बन गया टेन फाई। तो टेन फाई इज वाई बाई एक्स, तो फाई क्या बन गया टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। तो कार्टेशियन और सिलेंड्रिकल के बीच का रिलेशन तब भी उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना कि हमारा स्फेरिकल में जाते जाते हो जाता है, लेकिन इसको भी समझना ज़रूरी है दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियरिटी के साथ कि कहाँ से क्या चीज़ हुई। तो अगर ये समझ में आ जाएगा तो फिर उधर भी हमारा समझ में आएगा। अब थोड़ा लेवल और ऊपर बढ़ते हैं। ये कह रहे हैं कि कंसीडर टॉप व्यू। ये जो सिलेंडर था, मैंने ऊपर जो बताया, मैंने क्या बोला कि ये सिलेंडर, ये पूरा कुछ इतना सिलेंडर है, ओके, ये पूरा सिलेंडर है, उसका टॉप है। तो ये हमने उस सिलेंडर का थोड़ा सा कटआउट निकाला हुआ है, ठीक है, इस सिलेंडर का कटआउट निकाला हुआ है। तो हम ये जो मैंने हाईलाइट किया अभी, जस्ट इसी हाईलाइट वाले एरिया को, इसको चलो मैं इन लाइनों को यूज़ नहीं करता, जो भी हाईलाइट हुआ था इसी हाईलाइट वाले एरिया को ही हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और इससे क्या बाहर निकल रहा है ऊपर को, वो है जेड बाहर निकल रहा है जो आउटसाइड है। तो इसी चीज़ को देखो इस्तेमाल किया है। कंसीडर टॉप व्यू ऑफ अ सिलेंडर वोज एक्सिस इज अलॉन्ग जेड एक्सिस। देखो ये टॉप व्यू है सिलेंडर का और ये जेड एक्सिस है। अब उसके पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं, हमेशा कन्वेंशन में आगे तक यूज़ होगी कि अगर आपको आउट ऑफ द प्लेन दिखाना है, कोई चीज़ निकल रही है, मतलब प्लेन मतलब आपकी जो मोबाइल है, लैपटॉप की स्क्रीन है, उस स्क्रीन से बाहर अगर कोई वेक्टर निकल रहा है तो आप उसको ऐसे दिखाएंगे, ओके, ये बीच में डॉट करके मोटा सा। और कोई चीज़ अगर आपके स्क्रीन के अंदर जा रही, कोई वेक्टर है आपकी लैपटॉप पे मोबाइल की स्क्रीन में अंदर जा रहा है परपेंडिकुलर, तो उसको क्रॉस से दिखाएंगे। अब इसको याद रखने की ट्रिक भी है। याद रखने की ट्रिक क्या है, अगर आप एक एरो बनाएं तो एक एरो कैसा होता है, एक एरो पीछे को कुछ यहाँ पे ऐसा क्रॉस जैसा होता है उसमें, है ना, एक एरो, और आगे कैसा होता है, आगे उसकी टिप होती है, ओके। तो ये एरो है।
तो अगर आप इस एरो को अंदर भेज रहे हैं तो वो कैसा दिखेगा, आप इसको अंदर भेज रहे हैं तो वो आपको यहाँ से देखेंगे तो क्रॉस दिखाई देगा, और अगर बाहर को यहाँ से देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, इसकी टिप दिखाई देगी, मतलब ये दिखाई देगा। तो वही चीज़ है, अगर आप एरो को मतलब आप एरो को मान लो एक आर्चर है, वो एरो को थ्रो कर देता है अपने से दूर, तो उसको क्या दिखाई देगा, ये उसको जो ये क्रॉस है ये दिखाई देगा, और जिसकी तरफ आ रहा है उसको क्या दिखाएगा, डॉट। तो अगर प्लेन से बाहर आ रहा है ना, एरो आपकी तरफ आ रहा है इससे कंप्यूटर स्क्रीन से निकल के, तो आपको डॉट एरो की टिप दिखाई देगी। तो वही चीज़ है, तो ये ट्रिक है याद करने की, कि आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि अगर आउट ऑफ प्लेन है तो ये टिप दिखाई दे रही है एरो की, और अगर आप कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर एरो डाल लें और कंप्यूटर स्क्रीन को तोड़ देंगे एरो से मतलब भेद के, तो आपको पीछे एरो का पीछे का साइड दिखाई देगा, क्योंकि आपने उसको हिट किया एरो को। तो अगर आप कह रहे हैं कि कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर आप कोई चीज़ भेज रहे हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर कोई चीज़ आ रही है, तो वो ऐसे क्रॉस से आपको शो हो सकती है। तो ये ट्रिक है याद करने की। तो ये तो चलो सारी बातें हो गई, इनको छोड़ते हैं। अब यहाँ पे बात क्या हुई कि ये आपका Z है, तो Z को कैसे डिनोट करेंगे इस हमारे टॉप व्यू में, क्योंकि वो Z बाहर आ रहा है, Z एक्सिस, तो उसको हमने ऐसे डॉट से शो कर दिया। तो Z का काम तो यहाँ ख़त्म हो गया। और देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में। ऐसा करता हूँ मैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये आ गया आधी स्क्रीन पे, तो ये तो ये आ गया। अब इसी में एक्स और वाई प्लेन के बीच में क्या था, देखो फाई की डेफिनेशन क्या थी, एक्स एक्सिस से निकला और एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, उस एंगल को फाई कहते हैं। तो देखो ये फाई आ गया, कोई दिक्कत नहीं सॉरी। एंड रो की डेफिनेशन क्या थी कि वो जेड एक्सिस से निकल रहा है परपेंडिकुलर, तो देखो जेड एक्सिस तो ऊपर आ रही है, तो ये इसके परपेंडिकुलर ये हो गया, ये रो हो गया। अब इस जगह फिर से अगर हम z को दिखाएंगे, देखो फिर वही चीज़ करिए, डॉट से दिखा दिया। तो ये जो है ये हमारा ए कैप z है, तो ये उसकी डायरेक्शन हो गई। इसको मैं हटा देता हूँ, ए कैप z को मैं ज़्यादा हाईलाइट नहीं कर रहा। ये हमारा रो बन गया, ये z बन गया, ये फाई बन गया। ये बेसिक फंडा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब ये हमने एक्सिस निकाल दी, टॉप व्यू में भी हमारा ये एक्सिस हो गई, एक्स और वाई। ओके, अब इस जगह पे क्योंकि एक्स एक्सिस से शुरू होता है फाई, तो फाई इक्वल टू 0 है यहाँ पे, और वो कुछ इस तरीके से जा रहा है और बढ़ रहा है, उसकी वैल्यू बढ़ रही है। ओके, अब क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, तो हमारा यहाँ तक पहुँचते पहुँचते फाई केवल कितना होगा, पाई/2 ही हो पाएगा, और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते पाई हो जाएगा फाई हमारा, और फिर यहाँ आते आते फिर से वापस आते आते 2 पाई हो जाएगा। तो ये चीज़ है, तो ये पाई/2 ही हो पाया। तो इस पाई/2 को मैं अभी फिलहाल ये हटा देता हूँ। अब इसमें हमें क्या करना है, देखो समझना है कि ये जो है रो की डायरेक्शन में ये हमारा ए रो है, इसी तरीके से ये जो एक्स की डायरेक्शन में है ये ए कैप एक्स है, और वाई की डायरेक्शन में जो ये चीज़ निकलेगी वो हमारा ए कैप वाई हो गया। एंड सेम तरीके से अगर हम कहें तो ये जो फाई किधर जा रहा है, इस ये जो सर्कुलर हमारा ये जो टॉप है इसके टेंजेंट में जा रहा है, ये फाई है, तो ये फाई हो गया, ये ए कैप फाई हो गया। तो ये हमने इस तरीके से सारे वेक्टर के मतलब यूनिट वेक्टर बना के दिखा दिए। देखो ये वाला ए कैप फाई है, तो इसके मतलब इसी की टेंजेंट में जा रहा है, ये एक्स है, इसी तरीके से ऊपर जाता हुआ वाई है, और ये इस रो ये जो रो निकल रहा है एकदम इसी डायरेक्शन में आप ऐसे आगे भेज दो, तो ये ए कैप रो हो गया। ओके, ये हो गया। और z तो है ही, z को जैसे हमने यहाँ डिनोट किया ऐसे ही ऊपर डिनोट करेंगे। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या थी, यहाँ पे मेन चीज़ है एंगल्स, कि ये जो फाई एंगल इतना है, अगर इसी लाइन को हम कह रहे हैं ये एंगल फाई है, इसी को लाइन को एक्सटेंड कर दें हम आगे तक, तो ये एंगल भी फिर भी फाई ही रहेगा, है ना। ये नीचे का एंगल फाई, ऊपर का भी फाई, पिंक और येलो दोनों सेम, तो फाई हो गया। अब क्योंकि ये ए कैप वाई है और ये वाला ए कैप एक्स, इनके बीच में परपेंडिकुलर हमारा एंगल है, तो ये जो बचा हुआ एंगल हो गया ये 90 - फाई हो गया। और इसी तरीके से ये जो एंगल हो गया ये भी फाई हो गया हमारा, क्योंकि ये क्यों फाई हुआ, क्योंकि ये जो ए फाई है और ए कैप रो है, इनके बीच में भी एंगल 90 डिग्री ही है ना। तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, तो ये जो बचा ये भी हमारा फाई ही हो गया। इसको समझ लेते हैं, देखो इसको मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे ये हमारा ए कैप फाई है, ये हमारा ए कैप ये रो था, ये फाई है,
और इसी के बीच में हमारा कहीं निकला है एक ऐसा, और ये जो एंगल है ये 90 माइनस 5 है। अब ये जो पूरा एंगल है ये 90 है, ये पूरा एंगल 90 है, तो ये एंगल क्या होगा 5। कैसे? अब देखो 90 माइनस 5 और 5 को ऐड कर देंगे तो क्या आना चाहिए, 90 आना चाहिए। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये जो एंगल है 90 माइनस 5 था ये वाला, ये, और ये जो एंगल अब पूरा ये 90 है, तो ये बचा हुआ एंगल क्या होगा, ये वाला, ये होगा 5। तो यही लॉजिक लगा है, तो यही पूरा डायग्राम में ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर करी कि कौन सी चीज़ क्या है। ओके, अब इसी का यूज़ करेंगे हम और आगे इससे चीज़ें और ज़्यादा निकालेंगे। तो क्या बोला था कि कंसीडर द टॉप व्यू ऑफ अ सिलेंडर वोज एक्सिस इज अलोंग जेड एक्सिस। अब फ्रॉम द फिगर ए रो को अगर लिखना चाहें तो ए रो कैसे होगा, ए कैप एक्स कॉस फाई। कैसे? ये जो है ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा ए एक्स और कॉस फाई। अब इसको देखना और समझना ज़रूरी है कि ये ए कैप एक्स कॉस फाई कैसे आया। तो वो यहाँ से आया है कि हम क्या कर रहे हैं, इसको ले रहे हैं ए रो को, और इसके ही रिगार्डिंग हम ऐसा भी इसको भी ले रहे हैं। तो हमने क्या किया है कि ये वाला जो कंपोनेंट है इसको हमने इसका अपोजिट बना लिया। मान लो ये माइनस ए फाई कैप है, तो ये हमारा ए रो कैप है। तो अब मान लो कि इस तरीके से है और ये एंगल हमारा फाई है, तो अगर ए एक्स का कंपोनेंट हम लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे, इस एक्सिस के अलाउंड, तो वो हमारा होगा ए कैप एक्स कॉस फाई। अब ये वही वाला लॉजिक है जब हम इस तरीके से बनाते हैं एक्स और वाई को। ओके, उसमें हम कोई भी एक वेक्टर ले लेते हैं, मान लेते हैं जेड, या इसको कुछ और ले लेते हैं, मान लिया पी, वेक्टर पी, और ये एंगल है थीटा। तो पहली बात तो ये थोड़ा सा वाई और एक्स, तो इस एक्स के अराउंड इस पी का कंपोनेंट पी कॉस थीटा रहता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जिस एक्सिस से एंगल टच करता है तो उसके अराउंड कॉस कंपोनेंट, और जिस एक्सिस से नहीं करता उसके अराउंड हमारा साइन कंपोनेंट, दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। तो जब हम इसको देख रहे हैं, देखो ये हमारा एक वेक्टर है और ये इस एक्सिस और इस एक्सिस के अराउंड है, और ये जो फाई एंगल है ये किस पे टच कर रहा है, ये ए रो पे टच कर रहा है। तो ए रो की डायरेक्शन में ए कैप एक्स कॉस फाई, तो इस वजह से हमारा ये आया है। थोड़ा सा ट्रिकी है, नहीं समझ में आ रहा तो बहुत ज़्यादा यूज़ का नहीं है, बट समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। तो ये हमारा ए रो की डायरेक्शन में हमारा एक्स का ए कैप एक्स और कॉस फाई कंपोनेंट आ गया। तो ये कुछ इस तरीके से हमने दो एक्सिस ली, ये ली और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मान लो कि ये एक्स है और ये वाई है, मान लो, और मान लो ये पी है, तो ये इसकी डायरेक्शन में क्या होगा, पी कॉस थीटा होगा। अब वही है कि ये फाई था और ये एक्स था, तो पी की जगह क्या हो गया, एक्स कॉस फाई हो गया। ठीक है, तो उसी ये क्या था, पी कॉस थीटा की जगह अब क्या हो रहा है, एक्स कॉस फाई हो जा रहा है, या ए कैप एक्स कॉस फाई हो जा रहा है। तो ये डिफरेंस आया है। और देखते हैं सेकंड वाला कंपोनेंट, इसको लेने के लिए हमने क्या किया है, हमने ये ली है एक एक्सिस और एक एक्सिस ये ली है, और अब हम इस y वाले को निकाल रहे हैं। अब इस y को हम किसके फॉर्म में निकाल रहे हैं, इसके फॉर्म में निकाल रहे हैं, इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में निकालने के लिए कैसे निकलेगा, ये देखो ये एंगल क्या है 90 माइनस फाई। ओके, और ये जब ये एंगल जो भी है, कुछ भी है, 90 माइनस फाई है, 90 प्लस फाई है, फाई जो भी, ये टच कर रहा है इस वाली एक्सिस से, तो इस एक्सिस की डायरेक्शन में इसका क्या होगा, हमारा ए कैप वाई और कॉस 90 माइनस फाई। तो यही चीज़ यहाँ पे करिए, ए कैप वाई कॉस 90 माइनस फाई। अब देखेंगे तो z का कंपोनेंट कोई भी इसके उसमें नहीं, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। अब हम जब बात कर रहे हैं इस प्लेन की, जैसे ये अलग अलग एक्सिसेस हैं, तो z तो इसके परपेंडिकुलर बाहर निकल रहा है, तो z का कोई कंपोनेंट इसके अराउंड हो ही नहीं सकता। तो ये हमने ये निकाला कि ए रो जो थी, ए रो कौन सी थी उसको देख लेते हैं, ये सब हटाते हैं। देखो ये वाली हमारी ए रो थी, ये ए रो थी, इसके रिगार्डिंग जो बची हुई एक्सिसेस है उनका क्या क्या कंपोनेंट है, मतलब ए एक्स और ए वाई का कौन कौन सा कंपोनेंट इसकी डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, अब समझ में आया, इसकी डायरेक्शन में ए एक्स और ए वाई का। तो
तो ए एक्स ए कैप एक्स का और ए कैप वाई का ये कंपोनेंट आए, वो कंपोनेंट मैंने बताए। जेड का कोई कंपोनेंट नहीं आया, इसको इस तरीके से लिख लिया, क्योंकि cos 90 माइनस फाई क्या होगा, साइन फाई। तो ए कैप एक्स कॉस फाई और ए कैप वाई साइन फाई, तो ये हमारे कंपोनेंट हो गए। अब ए फाई के रिगार्डिंग निकालेंगे कौन कौन से कंपोनेंट है, ए एक्स के और ए वाई के। तो वही लॉजिक लगेगा जो पहले लगा था, पहले उसको हम मार्क कर लेते हैं। हमारा ए फाई कौन सी एक्सिस है, ए फाई ये एक्सिस है, ये एक्सिस है ए फाई। अब ए वाई मान लो ये बीच का है और इसके और इनके बीच में हम निकाल रहे हैं, तो इस पे कौन सा एंगल टच कर रहा है, फाई टच कर रहा है। तो इसकी डायरेक्शन में ए वाई का कौन सा होगा, ए कैप वाई कॉस फाई हमारा कंपोनेंट होगा। देखो वही कंपोनेंट यहाँ निकला, ये निकला। ओके, अब ए कैप एक्स का कंपोनेंट निकालते हैं। देखो ए कैप एक्स कहाँ है, यहाँ पे है ए कैप एक्स, और हमें ए फाई के अराउंड इसका कंपोनेंट निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, तो वो देखते हैं। अगर देखा जाए तो ये अगर ए कैप एक्स है और ये ए फाई है, तो इसके और इसके बीच में पूरा एंगल कितना हो रहा है, देखो ये एंगल 90 और ये फाई, तो ये पूरा एंगल है 90 प्लस फाई। तो हम ये नहीं लिख सकते हैं कि अगर इसकी डायरेक्शन में देख रहे हैं तो ए कैप एक्स और कॉस ऑफ पूरा 90 प्लस फाई, पूरा ये एंगल। तो देखो यही चीज़ करी है, ए फाई की डायरेक्शन में हमने पूरा ए कैप एक्स कॉस ऑफ 90 प्लस फाई। तो इस तरीके से दो कंपोनेंट वहाँ निकले और दो कंपोनेंट यहाँ निकले। उसके लिए इस डायग्राम को समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो 1 2 3 4 एक्सिस हैं, 4 में से हमारी ये जो परपेंडिकुलर वाली एक्सिस हैं ये हमारा ए एक्स और ए वाई एक्सिस हैं, और जो बाहर निकल रही है स्लैंटेड ये ए फाई और ए रो एक्सिस हैं। तो इनके बीच में रिलेशन लगा लगा के हमने यहाँ तक पहुँचे। और जेड का 0 है क्योंकि जेड तो वैसे भी परपेंडिकुलर है, मतलब जेड ए फाई और मतलब दोनों के ही परपेंडिकुलर है। इससे निकला, ये निकला माइनस, ये कॉस 90 प्लस फाई बन गया माइनस साइन फाई, और ये कॉस फाई तो है ही। तो ए जेड निकाला, ए जेड क्योंकि परपेंडिकुलर है ए एक्स ए वाई की, तो उनके रिगार्डिंग 0 हो जाएगा अब, और अपने रिगार्डिंग तो ए जेड रहेगा। तो ए जेड ही रहेगा, उसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं। अब देखो ये जो मैट्रिक्स लिखते हैं ईएमटी के अंदर, ईएमटी चैप्टर 1 में अगर किसी ने पहले भी पढ़ा है तो उसने देखा है इस तरीके के मैट्रिक्स लिखते हैं रिलेशन की। ये रिलेशन आता कहाँ से, तो ये रिलेशन यहाँ से आता है। ये प्रूव करके लाए कि इस जगह से ये जो हमने निकाला है रिलेशन, ये ए कैप रो और ए कैप फाई का जो रिलेशन है, इसको यहाँ लिखेंगे, ये वाले रिलेशन ये तो इससे निकला। तो इससे देखो ए कैप फाई या ए फाई कैप का हमारा ए एक्स कैप के रिगार्डिंग क्या है, कॉस फाई, तो ये कॉस फाई हमने यहाँ लिख दिया। इसी तरीके से इसी ए फाई का हमारा वाई के रिगार्डिंग क्या है, साइन फाई, तो इस साइन फाई को यहाँ लिख दिया। फिर फाई वाले का माइनस साइन है एक कंपोनेंट और एक फिर से कॉस था। इन्हीं इक्वेशंस में देख लो। इसमें मैं क्या करता हूँ, बाकी सबको मिटाता हूँ फिर दिखाता हूँ। ये देखो इसका कॉस है और इसका साइन है, इसका माइनस साइन है और इसका कॉस है, यही 4 वैल्यू हमने यहाँ लिख दी। बाकी 0 0 है वो लिख दिए। ए जेड का केवल उसके रिगार्डिंग 1 है, और ए फाई और ए ये रो का जो जेड के रिगार्डिंग 0 0 है। तो इस वजह से ये हमारे ये 3 3 3 ये 3 इक्वेशन है, तीनों से 3 3 3 वैल्यू आई, यहाँ लिख दी। ये रिलेशन निकला। अब इसमें क्योंकि अगर ये डेल होता है 1, आप इसको सॉल्व करोगे 1 आएगा। देखो इस 1 के रिगार्डिंग ओपन करो इस मैट्रिक्स को, 1 बाकी तो 0 है तो केवल 1 ही रहेगा, और ये कॉस इंटू कॉस और साइन इंटू साइन, तो कॉस स्क्वायर फाई माइनस साइन, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई, ये बन गया 1, तो ये 1 ही बन गया। अब क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 1 है तो इस वजह से हम इसका इन्वर्स अगर लिखना चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इसका ट्रांसपोज करके। तो जो इसकी रो है वो इसको कॉलम बना दिया, तो ये कॉस साइन 0, तो ये कॉस साइन 0 और माइनस साइन यहाँ था तो अब ये यहाँ आ गया माइनस साइन, तो इस तरीके से कर दिया। अब ये ट्रांसपोज किया तो फिर इन्वर्स किया, मतलब ये उधर गया ये इधर गया, तो ये इस तरीके से आ गया। अगर एक्स वाई जेड को निकालना हो आपको तो ये वाली मैट्रिक्स को फॉलो करो और ये वैल्यूज मल्टीप्लाई कर दो उसमें, ए रो फाई और जेड की। और अगर रो फाई जेड को निकालना हो तो फिर इस तरीके से करो। तो ये है कॉस फाई साइन फाई 0, फिर माइनस, यहाँ पे माइनस आ रहा है और इसमें ऊपर माइनस आ रहा है, बस इस माइनस को याद रखना है। इसको पॉज करके देख लेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी एक दो क्वेश्चंस करते हैं इसी तरीके से। तो दिया है कि एक्सप्रेस द गिवन फील्ड डी, इस तरीके से दिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का इन्वर्स
एक्स कैप और प्लस वाई ए वाई कैप इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड, ठीक है, वेरिएबल। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें इसके बारे में बताना है, इस फील्ड को डिनोट करके लिखना है। तो इसको हमने लिखा, ये जो ये इन्वर्स था तो ये डिनोमिनेटर में चला गया, और एक बार इस ए कैप एक्स में एक्स था तो एक बार ये पूरा चीज़ इस एक्स के संग मल्टीप्लाई होगी, यही चीज़ एक बार वाई के संग मल्टीप्लाई होगी। तो ये एक्स अपॉन ये और वाई अपॉन ये आ गया। अब जो जो रिलेशन हमने सीखे थे उनको इस्तेमाल करते हैं। हमने सीखा था कि एक्स इज़ रो कॉस फाई, ये सीखा था, वाई इज़ रो साइन फाई, ये सीखा था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ रो स्क्वायर, ये सीखा था। और ए कैप एक्स किसके इक्वल था, वो दो टर्म के इक्वल था, कॉस फाई ए कैप फाई और साइन फाई ए कैप फाई, इसके इक्वल था। और ये हमने ए फाई के टर्म में निकाला था, तो इसको भी निकाल सकते हैं। ये जो हमारा डायग्राम है इसमें जो चार हैं, तो ये तो हमने ए फाई के इक्वल क्या आएगा ये निकाला, हम ए कैप एक्स के इक्वल क्या आएगा उसको भी निकाल सकते हैं। अब उसको पूरा डिटेल में निकालने के लिए देखो कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों वो भी बताता हूँ। ये तो निकालें यहाँ से, ओके। अब डिटेल में क्यों निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने ये मैट्रिक्स पहले से बना के रखी है। तो इस मैट्रिक्स से हम क्या कह सकते हैं कि ए कैप एक्स किसके इक्वल है, हमारा कॉस फाई ए रो कैप के और माइनस साइन फाई ए रो कैप के इक्वल है, ओके। एक बार ए मल्टीप्लाई होगा, एक बार माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा। तो यही चीज़ हमने यहाँ लिखी है, देखो कॉस फाई ए रो कैप और माइनस ये माइनस साइन फाई ए रो कैप। इसी तरीके से ए वाई का निकाल सकते हैं, तो उसमें दोनों प्लस होंगे, साइन फाई ए रो कैप और इसमें ये फाई मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें ये हमारा फाई होगा और ऐसे ये एक फाई रो है और दूसरा फाई है। तो ये चीज़ हुई, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखेंगे। जब इस एक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इससे कर रहे हैं, फिर अगली बार इसी एक्स को जब इससे कर रहे हैं तो ये नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये चीज़ हो रही है हमारी। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है इसमें ये थोड़ा सा करेक्शन होगा कि ये हमारा फाई होगा, ये रिलेशन आया। इसी को हमने क्या किया, अब यहाँ पे पुट कर दिया। देखो हमने एक्स निकाला, ए कैप वाई निकाला, इनकी वैल्यू यहाँ लिखी है, ठीक है। एक्स की वैल्यू हमने निकाली, उसको क्या लिखेंगे, वाई की निकाली, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की निकाली। तो ये रो स्क्वायर से कट जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से बचेगा। तो यहाँ पे कॉमन केवल ये ए रो कैप और अपॉन रो है, ठीक है। ये रो स्क्वायर से रो बचा, ये जो रो स्क्वायर था नीचे ये कट के रो बचा ऊपर वाले से, तो ये बचा। और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर फाई, तो ये बन गया 1। तो सीधे से आंसर आ गया केवल इतना, 1 अपॉन रो और ए रो कैप। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये हमने सारी वैल्यूज़, देखो इसमें ये वैल्यू हमें पता है, ये लगभग याद ही हो गई होगी, ये भी और ये भी। ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये कहाँ से निकाली हैं, ये इस मैट्रिक्स से निकाली हैं। तो ये मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना दोनों ये मैट्रिक्स। तो लगभग इससे कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन के तो सारे क्वेश्चन हो ही जाएंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब क्या कह रहा है कि एक वेक्टर बी है जो इस तरीके से दिया है, माइनस रो ए फाई कैप प्लस जेड ए जेड कैप इज गिवन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, द कन्वर्जन वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज। तो कन्वर्जन वेक्टर मतलब इसको कन्वर्ट करके कार्टेशियन में हमको बताना है, बस इतनी सी बात है। उसके लिए हमें रो पता होना चाहिए, फिर ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। देखो रो की वैल्यू हमें पता है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जेड पता है और फाई भी पता है, ओके। ये तीनों तो हमें पता है। अब इसमें क्या नहीं पता है, ये ए कैप फाई नहीं पता है। ए कैप फाई को कैसे लिखेंगे, तो ये हमने यहाँ पे भी निकाला था, पहले तो पूरा डिटेल में निकाला था। ये देखो ए कैप फाई और ए कैप रो डिटेल में निकाले थे, और उस डिटेल को छोड़ के हमें केवल ये मैट्रिक्स याद होनी चाहिए। तो कॉस साइन माइनस साइन फाई और कॉस, तो ये चीज़ है, ये मैट्रिक्स का यूज़ करके हमने यहाँ लिखा है। फिर तो देखो ये इस चीज़ पे मैं बार बार एम्फेसिस कर रहा हूँ कि ये मैट्रिक्स और इससे जो रिलेशन आता है, रिलेशन मतलब खासकर ये रिलेशन कि ए कैप फाई क्या होगा, ए कैप रो क्या होगा इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई, है ना, इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। इसी तरीके से ए कैप एक्स क्या होगा, ए कैप वाई क्या होगा इन टर्म्स ऑफ रो एंड फाई। तो ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये चारों वैल्यूज़ तो लगा दी। देखो ये माइनस लिया और इस रो की जगह उठा के हमने क्या लिख दिया, ये लिख दिया रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। जेड की जगह तो जेड ही रहेगा, तो ये तो प्लस जेड ए कैप जेड, ये तो एज इट इज़ रहेगा, ये आंसर में भी एज इट इज़ है। बस जो हमें लगाना है वो इसके लिए लगाना है, ए रो कैप के लिए।
तो ए रो कैप क्या, माइनस साइन फाई ए कैप एक्स और कॉस फाई ये हमने लगाया। अब इसमें फिर से इस फाई की जगह हमने ये लगा दिया, माइनस साइन फाई किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो ये लगा दिया फिर से। और कॉस फाई किसके इक्वल है, ये लगा दिया। ये भी कहाँ से निकाला था, तो ये यहाँ से निकाला था, एक्स इज रो कॉस फाई, ये क्या है, एक्स इज रो कॉस फाई था, है ना। तो कॉस फाई क्या हो गया, एक्स अपॉन रो, और रो क्या है, एक्स अपॉन ये हमारा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो प्रीवियस क्वेश्चन में भी यूज़ हो रहा था। तो यही है एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यही चीज़ यहाँ पे देखो लगा, ये एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे वाई अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हर चीज़ इस फॉर्म में आ गई, इससे ये कट गया, तो ये वाई ए कैप एक्स माइनस एक्स ए कैप वाई, तो ये हमारा बचा। इससे आंसर नंबर डी हो गया हमारा। मैच कर लेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल लेंथ एरिया एंड वॉल्यूम किसके अंदर, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के अंदर। सो अब नेक्स्ट देखेंगे हम कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल लेंथ एरिया एंड वॉल्यूम किसके अंदर, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। ओके, सो लेंथ एरिया एंड वॉल्यूम डिफरेंशियल, उसके लिए बेसिक सा एक फिगर बनाते हैं, जो हमने ऊपर यूज़ किया था उसी को बनाएंगे। पहले डिफरेंशियल लेंथ की बात करते हैं। सो इसको लिखने के पहले हमने ये जो फिगर बनाया था, हमारा सिलेंडर जो था, इस तरीके का सिलेंडर का एक पार्ट बनाया था, ये सिलेंडर का पार्ट है, इसको बनाया है, और इससे हम पूरा सिलेंडर फिर से हम ड्रॉ कर सकते हैं। अगर इसको ऐसे करके पूरा ऐसे कर दें तो ये हमारा कंप्लीट सिलेंडर निकल आएगा, जैसा दिख रहा होगा। ओके, तो अब हमने यहाँ पे क्या किया है कि ये जो हमारा था रो, ये तो इसी के रिगार्डिंग हमने छोटे छोटे चीज़ें लिख ली हैं, जैसे कि ये जो चीज़ है ये, या फिर बोलें ये हमारा डी रो है, दिस इज़ डी रो, क्योंकि ये इसी रो की डायरेक्शन में है। ओके, और फिर ये जो हमारा ऊपर वाला ये है, ये जो हाइट है, ये जेड की डायरेक्शन में है, तो ये हो गई डी जेड। तो ये डी रो और डी जेड दो चीज़ तो निकली। ये कुछ हमारा टुकड़ा कुछ इस तरीके से है ये। ओके, ये कुछ इस तरीके से है हमारा ये। अब इसमें और क्या चीज़ है, और अब इससे हम यूनिट वेक्टर भी निकालेंगे। ये जो बाहर वाला सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, हमारा ए रो होगा, ए रो कैप होगा, क्योंकि हमारा रो इसी डायरेक्शन में चलता है, ये कुछ बाहर की डायरेक्शन में चलता है। ओके, फिर इसी तरीके से हमारा इस ऊपर वाले सरफेस से जो बाहर परपेंडिकुलर निकलेगा यूनिट वेक्टर, वो हमारा ए जेड कैप होगा, ये ए रो कैप था। और इसी तरीके से ये जो हमारा इधर से निकल रहा है, ओके, ये हमारा क्या है, रो इस डायरेक्शन में जाता है, ये रो जाता है, तो अगर इसका उल्टा बोलेंगे तो ये माइनस रो की डायरेक्शन हो गई। तो यही चीज़ हो गई, ये हमारा माइनस ए कैप रो हो गया, तो इसकी उल्टी डायरेक्शन में माइनस हो गया, और इधर कहीं हमारा निकल रहा होगा, हमारा वो ए कैप रो ये निकल रहा होगा। तो ये अलग अलग चीज़ निकली। अब यहाँ पे मेन चीज़ क्या समझने वाली है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस एंगल रो को इस डायरेक्शन में बढ़ा रहे हैं। ओके, और ये हमारा ये एंगल फाई है, सॉरी, और ये फाई पूरा चल रहा था, रो गलती से बोल जाओ, ये हमारा पूरा रो है। तो ये क्या बोलेंगे कि एक हमारा सर्किल है, उसका आर्क हमें बताना है, एंगल फाई है, और इस ये जो एंगल यहाँ से यहाँ तक होगा, मतलब ये एंगल जो है पूरा ये, और ये जो डिस्टेंस है ये रो है। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है, इसको मैं दोबारा बनाता हूँ, ये कुछ है इस तरीके का, ये आर्क है, इस आर्क की लेंथ हमें बतानी है, ये एंगल फाई है और ये ड्यूरेशन हमारी ये डिस्टेंस हमारी रो है। तो इसका जो आर्क होता है वो रो डी फाई होता है, मतलब इस रो लेंथ को हमने पूरा ऐसे 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 करके घुमा दिया, तो जितना एंगल बनेगा उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यही चीज़, यही लॉजिक कहाँ लगता है, जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर की जब हम वॉल्यूम निकालते हैं तो ये इसका एरिया क्या हो गया, ये जो एक डिस्क है, एक डिस्क जो बॉटम में है उसका एरिया है पाई आर स्क्वायर, और ये एक डिस्क है, मान लो एक डिस्क यहाँ है, एक और डिस्क यहाँ है, एक और डिस्क करके, ये क्या है कि सिलेंडर बहुत सारे डिस्क से मिलके बना है। अब डिस्क की टोटल हाइट कितनी है, h, मतलब इस h हाइट में नंबर ऑफ डिस्क हैं, तो इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एरिया इंटू हाइट हो गया। तो यही चीज़ यहाँ पे हो गई कि एंगल इंटू लेंथ, हमारा ये आर्क का डिस्टेंस निकल आया। अब ये चीज़ तो यहाँ से निकल आई ये लॉजिक भी समझ में आया। तो यहाँ से समझने वाली बात क्या हो गई कि ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस
चाहे तो ये वाली डिस्टेंस जो इस छोटे से इसके अंदर की डिस्टेंस है, ये क्या हो गई, रो डी फाई। सो ये हमारी रो और डी फाई बन गई। तो यहाँ से क्या क्या निकल के आया, डी रो निकला और रो डी फाई निकला। और हमारा डी जेड निकला। तो अगर डिफरेंशियल लेंथ की बात करें, देखो डिफरेंशियल लेंथ अब दिखना आसान हो गया, अब दिख रहा होगा कि डिफरेंशियल लेंथ की अगर बात कर रहे हैं, अगर रो की डायरेक्शन में देखेंगे, रो की डायरेक्शन में क्या है, ये रो की डायरेक्शन है ये वाली, ये बाहर की तरफ। तो इस तरफ हमारी डिफरेंशियल लेंथ कितनी है, ये डी रो, ये कितनी है, डी रो, ये दिख रही होगी। एट द सेम टाइम अगर फाई की डायरेक्शन में बात करते हैं, फाई की डायरेक्शन ये है, फाई की डायरेक्शन ये है। तो ये जो लेंथ है ये वाली, ये जो लेंथ है, अगर इसमें इसको पिंक से करता हूँ, ये जो लेंथ है ये फाई वाली है, ये कितनी है, रो डी फाई। तो इस लॉजिक की वजह से मैंने यहाँ पे 2 स्टार भी लगाए। इस लॉजिक की वजह से जो डिफरेंशियल लेंथ होती है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की, तो वो रो डी फाई होती है। और z की तो सीधे से हो गई हमारी डी जेड और हमारा ए जेड, ठीक है। ये रो डी फाई इंटू ए फाई कैप या फिर सिंपल ए फाई, और यहाँ पे डी रो ए रो, फिर रो डी फाई ए फाई, फिर डी जेड ए जेड। बस यहाँ पे जो है इस जगह पे हमारा रो अलग से एक्स्ट्रा आ जाता है। वो क्यों आया वो भी बताया। और ये चीज़ मानने है कि हमारा जो पर्सन है वो यहाँ खड़े होकर सब कुछ देख रहा है, तो उसको उसके आगे जो सरफेस दिख रहा है एक बार उसको ये सरफेस दिखेगा, फिर इसी पर्सन को उठा के हम कहाँ ले गए, इधर ले गए, तो इसको ये सरफेस दिखेगा ये वाला, और फिर इसी पर्सन को उठा के हम ले गए ऊपर, यहाँ मान लो ये पर्सन बना दिया और इसी को उठा के ऊपर ले गए। अब ये ऊपर खड़ा है तो इसको फिर ये वाला सरफेस दिखेगा, तो उसी हिसाब से हम लिख लेंगे। तो अभी सरफेस का तो आया नहीं है बात, सरफेस की बात आएगी। ये मैंने लॉजिक बता दिया कि इस तरीके से करेंगे। ओके, ये हमारा डायग्राम है। तो ये डिफरेंशियल लेंथ निकली। अब इसी से हमने ये डायग्राम को मैं यहाँ फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, या मैं यहीं पर ड्रॉ कर देता हूँ। देखो ये वाला सरफेस ये हो गया, इसका ये हो गया रो डी फाई, और ये हो गया हमारा हाइट डी जेड। एक सरफेस ये हो गया, एक सरफेस ये साइड का हो गया। साइड का सरफेस के लिए ये कितना निकला, ये निकला डी रो और ये निकला ए जेड, सॉरी डी रो और डी जेड ये निकला। फिर एक सरफेस कौन सा निकला, एक सरफेस ऊपर वाला निकला ये। तो एक सरफेस ऊपर वाले के लिए फिर ये चीज़ क्या निकली, ये चीज़ फिर से डी रो और ये रो डी फाई। तो ये हमारी चीज़ निकली। जब इसको लिखेंगे इस सरफेस के लिए तो रो और डी फाई मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी रो डी फाई डी जेड कर देंगे, इसमें डी फाई डी जेड कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा तीनों अलग अलग आ जाएगा डी एस की वैल्यू। तो देखो डी एल तो हमने सबको ऐड कर दिया, डी रो ए रो, ठीक है, रो डी फाई ए फाई, फिर प्लस डी जेड ए जेड। अब डिफरेंशियल सरफेस की बात करिए तो वही जो सरफेस मैंने उधर बना के दिखाया तीन अलग अलग वही यहाँ पे बने। देखो एक में रो डी फाई डी जेड है, एक में हमारा डी फाई डी जेड है, एक में हमारा रो डी फाई और डी ये हमारा डी रो है, ये हमारे बने। तो फिर एक हमारा डी एस क्या निकलेगा, अब ये इसके अराउंड क्या हमारा बाहर निकल रहा था यूनिट वेक्टर, वो हमारा ए रो निकल रहा था। तो ए रो के अराउंड जब लिखेंगे तो रो डी फाई और डी जेड, तो ए रो के अराउंड रो डी फाई डी जेड। सिमिलरली ए फाई के अराउंड हमारा डी फाई डी जेड, क्योंकि डी फाई वाला कंपोनेंट तो आएगा नहीं। और इसको लिखने का और आसान तरीका, इनको देखना ही नहीं है डायग्राम को। अगर हम ए फाई के लिए लिख रहे हैं, बस इतना याद रखना है कि जो डी फाई है, डी फाई ये एंगल वाला, इसके साथ में रो मल्टीप्लाई हो रहा है बस, और किसी के संग में नहीं। तो जब हम डी फाई को लिखेंगे तो हमारा रो नहीं आएगा, बाकी दोनों केसेस में रो आएगा। देखो यहाँ पे रो आया और यहाँ पे रो आया। ओके, जब डी जेड को लिखा तो भी रो आया। जब हमने डी फाई ए फाई को ही लिखा, सॉरी डी फाई नहीं ए फाई को लिखा तो हमारा डी रो डी जेड आया बस, क्योंकि यहाँ पे ये कंपोनेंट आएगा ही नहीं। वो हमने लॉजिक पहले ही सीख लिया है कि हम जब जिसकी बात कर रहे हैं, जैसे एक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे डी जेड और डी वाई को लिखेंगे, है ना, ए कैप एक्स। फिर हम वाई की बात कर रहे हैं ए कैप वाई, तो हम डी एक्स और डी जेड को लिखेंगे। फिर ए कैप जेड की बात कर रहे हैं तो उसको छोड़ के जो बचा तो डी एक्स और डी वाई की बात करेंगे। तो इस तरीके से हम लिखते हैं। तो ये तीनों डिफरेंसेस सरफेस हमारे यहाँ हमने निकाले डी एस अलग अलग। और वॉल्यूम का क्या है, वॉल्यूम के लिए सब कुछ मल्टीप्लाई कर दो, तो रो डी फाई डी जेड और डी रो, ठीक है, रो डी ये डी रो डी फाई डी जेड, इसमें रो और मल्टीप्लाई हो गया। तो डिफरेंशियल वॉल्यूम इस तरीके से निकला। तो यहाँ ये हमारा था ग्राफिकल अप्रोच।
अब हम क्या करेंगे, एनालिटिकल अप्रोच को यूज़ करेंगे। एनालिटिकल अप्रोच में वही चीज़ कि डीएल जो हमने निकाला उसी डीएल को यूज़ करेंगे और बीच वाले पे ये हम रो अलग से लिखेंगे। ये चीज़ हो गई। अब इसमें सेम वही करेंगे, इसमें कोफिशिएंट को अलग अलग करेंगे। यहाँ पूरा हमारा कोफिशिएंट है रो, ठीक है, 1 इंटू रो, यहाँ पे 1, तो H1 H2 H3, तो H2 हमारा आ गया रो, ये आ गया 1, ये आ गया 1, ये कोफिशिएंट निकले। फिर वही टेबल बनाएंगे जिसमें एक जगह तो हमारा U V W को यूज़ किया है, या DU D W और H1 H2 H3। फिर हमने एक XYZ वाले कोऑर्डिनेट लिखे, फिर हम रो फाई और Z वाले लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये रो आ जाएगा S2 का कोफिशिएंट। फिर वही तरीका है कि मान लो DS लिखना है और A रो की डायरेक्शन में लिखना है, तो रो की डायरेक्शन में लिखना है तो रो को छोड़ के फाई वाला लिख दो, तो देखो क्या आ गया, इंटू रो डी फाई आ गया और DZ आ गया। देखो यही चीज़ है, रो डी फाई DZ इंटू A कैप A रो कैप। तो सेम इसी तरीके से लिख देंगे। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है। दूसरे तरीके से क्या है कि पैरामीटर देके, पैरामीटर कैसे कि रो दे दिया उसने और फाई दे दिया, उनकी वैल्यू दे दी कि वो 0 से 1 तक अप्लाई हो रहा है, वो 0 से पाई तक अप्लाई हो रहा है। तो इसमें भी वही बात आ रही है कि हमें डिफरेंशियल सरफेस बताना है, तो इसमें रो और फाई को लेना है, बाकी को छोड़ देना है। मतलब इनको लेंगे तो छूटेगा क्या, ए जेड छूटेगा, तो ए कैप जेड के अराउंड में हमें डिफरेंशियल सरफेस बताना है, ये वाला, ये कहने का मतलब है। तो देखो ए कैप जेड के अराउंड में बता रहे हैं, तो रो डी फाई डी जेड, ये इस करके। अब एक क्वेश्चन लिखते हैं कि द रीजन स्पेसिफाइड बाई, ठीक है, एक रीजन बताना है, तो वो इस तरीके से रो फाई जेड है, उसमें रो की हमारी लिमिट दे दी है 3 से 5 है, और फाई की दे दी है हमारी π/8 से π/4, और z की दे दी है 3 से 4.5। अब इस लिमिट से मैं बताना है, तो इसमें क्या बताना है, रीजन स्पेसिफाइड बाई द, ये 3 बताना है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो रीजन स्पेसिफाइड बाई अगर तीनों ही वो पूछ रहा है, तीनों के अराउंड क्या होगा, तो सीधे से वो वॉल्यूम पूछना चाह रहा है, ये समझेंगे यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर रीजन स्पेसिफाइड बाई में वो रो फाई और जेड तीनों से पूछ रहा है, तो तीन चीज़ मिलकर तो क्या रीजन स्पेसिफाई करेंगे, 3 डायमेंशनल रीजन स्पेसिफाई करेंगे, जो एक जिसका खुद का वॉल्यूम होगा। तो वी डी वी इंटीग्रेशन डी वी, तो यहाँ पे वही चीज़ रो डी फाई डी रो और डी जेड हमें बताना है। अब रो डी फाई को अलग लिख लेंगे और उसकी लिमिट अलग लगा देंगे, क्योंकि सबकी अलग लिमिट है। डी फाई अलग लिख लेंगे, उनकी लिमिट अलग लगा देंगे, ऐसे ही डी जेड अलग लिख लेंगे, उनकी लिमिट अलग लगा देंगे। तो ये बन गया रो स्क्वायर अपॉन 2, इसमें 3 से 5 लिमिट, ये फाई ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं था, तो इंटीग्रेट हो गया फाई, π/8 से π/4 और z 3 से 4.5। सब कुछ सॉल्व करके आंसर आया लगभग 4.71। तो यहाँ पे ये लेक्चर 1 खत्म होता है। यहाँ पूरा हमारा कार्टेशियन और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट एकदम डिटेल में कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हमारा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम देखेंगे। ये